आप सभी का राजनीतिक भूगोल जो कि एमए फाइनल में कंपलसरी पेपर है उसके लेक्चर में स्वागत। आशा करते हैं आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वह है राजनीतिक भूगोल का विकास। यह एक बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको पार्ट्स में बांट दिया है। तो आज जो हम टॉपिक इस जो लेक्चर है इसमें उस राजनीतिक भूगोल के विकास का कुछ पार्ट हम कवर करेंगे और नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में इसको कवर करने की कोशिश कंप्लीट करने की इसको कोशिश करेंगे। भूगोल की सभी शाखाओं में से राजनीतिक भूगोल सबसे प्राचीन है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक इसकी जो विषय वस्तु रही और इसके जो उपागम रहे वो अनिश्चित रहे। जर्मन भूगोलवेत्ता कांट द्वारा किए गए अध्ययन के फलस्वरूप ही राजनीतिक भूगोल को है एक पृथक अस्तित्व प्राप्त हुआ। दो विश्व युद्धों के मध्य, इससे अभिप्राय है प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बीच का जो समय है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक भूगोल का जो विकास है वह तीव्र गति से हुआ। अब राजनीतिक भूगोल का विकास जो हुआ उसको समझना है अगर हमको, तो हम इस संपूर्ण काल को, जो इसके विकास काल है, उसको हम 5 भागों में बांटकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें जो सबसे पहला जो काल है वह है शास्त्रीय काल, जिसको इंग्लिश में हम क्लासिकल पीरियड कहते हैं और इसे प्रारंभ से चौथी शताब्दी तक माना गया है। इसमें मुख्य रूप से यूनानी और रोम जो है भूगोलवेत्ता रहे उनका योगदान रहा। उसके बाद दूसरा जो है वह है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी का काल। इसमें ये एरो से हमने बताने का प्रयास किया है कि इस समय मुख्य तौर पर फ्रांस एवं जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं उनका राजनीतिक भूगोल के विकास में योगदान रहा। उसके बाद का काल रहा 20वीं शताब्दी का काल। इसमें प्रथम विश्व युद्ध तक का काल रहा। चौथे नंबर पर रहा 20वीं शताब्दी का में ही दो विश्व युद्धों के मध्य का काल। और अंततः जो हम राजनीतिक भूगोल के विकास का अध्ययन हम करेंगे वह काल है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का या बाद का काल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय काल, जो कि प्रारंभ से चौथी शताब्दी तक रहा और जिसमें रोमन एवं यूनानी भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन अब हम करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले काल की, जो रहा शास्त्रीय काल, जो प्रारंभ से चौथी शताब्दी तक रहा। इस समय यूनानी और ये जो काल है ये यूनानी और रोमन विद्वानों से संबंधित है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस स्लाइड में बैकग्राउंड में जो मानचित्र लगाया हुआ है उसमें रोम की स्थिति प्रदर्शित की हुई है और यूनान की स्थिति प्रदर्शित की हुई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ से जो है राजनीतिक भूगोल की शुरुआत हुई। इस काल में राजनीतिक भूगोल दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, गणित इत्यादि विषयों के साथ सम्मिश्रित रूप में विद्यमान था। तो इसमें उसकी एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी, वो एक अलग विषय के रूप में नहीं रहा। वह इन सब में मतलब उसकी अध्ययन किया जाता था इन सब विषयों के तहत उसका। फिर यूनानी विद्वान हेरोडोटस एवं प्लेटो इत्यादि ने राज्य के राजनीतिक विभाजन तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का उल्लेख किया था। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक, इसको हम याद रखेंगे इसलिए इसको रेड में कर रखा है कि प्लेटो की रचना, प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रिपब्लिक। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि राज्य तथा उसके क्षेत्र के मध्य संबंधों की उन्होंने उसमें व्याख्या की। तो संबंधों की व्याख्या जो की है किसके बीच में, राज्य और उसके क्षेत्र के बीच में, वो प्लेटो महोदय ने की और अपनी रचना में, और उनकी रचना का नाम क्या है, रिपब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अन्य यूनानी और रोमन विचारक, उनमें राजनेता भी थे जैसे जूलियस सीजर, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, सिसेरो इत्यादि ने इतिहास में राजनीतिक भूगोल को सनिष्ठ
किया। इस काल में राजनीतिक भूगोल भूगोल के ही अस्पष्ट क्षेत्र रूप में था और उसके अंतर्गत पर्यावरण संबंध परक दृष्टिकोण अपनाया गया। अब हम बात करते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के काल के बारे में। इस काल को जर्मन भूगोलवेत्ताओं के काल के रूप में वर्णित किया जाता है। फिर भी इस काल में अन्य विद्वान जैसे फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू का राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान उल्लेखनीय है। इस काल में भूगोलवेत्ताओं के अतिरिक्त राजनीतिक भूगोल के विकास में दार्शनिकों ने, इतिहासकारों ने, गणितज्ञ, जीवशास्त्रियों ने और शिक्षाविदों ने अपने योगदान दिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहे। मॉन्टेस्क्यू ने राजनीतिक परिवर्तन तथा मानव आचरण पर भूगोल के प्रभाव का उल्लेख किया। वहीं जर्मन विद्वान कांट ने को राजनीतिक भूगोल जिनको राजनीतिक भूगोल का जनक माना जाता है, उनके अनुसार भौतिक भूगोल जिसको प्रकृति के सारांश के रूप में वर्णित किया गया है, न केवल इतिहास का अपितु भूगोल की अन्य शाखाओं का भी आधार है। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन को कई शाखाओं में वर्गीकृत किया, जिसमें राजनीतिक भूगोल भी एक रहा, जिसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक इकाइयों और भौतिक वातावरण के मध्य संबंध का अध्ययन करना बताया। उनके अनुयायियों में सेरेटर, हम्बोल्ट, ट्रेटस्के, नीत्शे, रेत्जेल इत्यादि प्रमुख रहे, जिन्होंने विश्व भूगोल तथा विश्व के राज्यों के मध्य संबंधों पर नियतिवादी विचार प्रस्तुत किए। नीत्शे ने महाप्रजापति संकल्पना तथा ट्रेटस्के ने लेबेन्सराम अर्थात निर्वाह क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। ट्रेटस्के के अनुसार राज्य शक्ति स्वरूप है एवं राज्य किसी भी प्रकार के नैतिक नियमों से नियंत्रित नहीं होता तथा राज्य के क्षेत्र विस्तार हेतु युद्ध ही एकमात्र उपाय है। अब आप यहाँ पे जो स्लाइड है इसमें आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि हमने यहाँ पे जर्मनी की जो लोकेशन है उसको बता रखा है, ताकि आप जब भी 18वीं और 19वीं शताब्दी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता रहे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बात करते हैं राजकीय भूगोल के विकास में रेत्जेल जो जर्मन भूगोलवेत्ता रहे उनके योगदान के बारे में। रेत्जेल को इसके पोषक एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। रेत्जेल वह प्रथम भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना राजनीतिक भूगोल जो उन्होंने 1897 में लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1897 में हुआ था, के माध्यम से इस विषय का क्रमबद्ध तथा विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया एवं इसे एक स्वतंत्र तथा सम्मानित स्थान प्रदान किया। इन्होंने राजनीतिक भूगोल के उद्देश्य को स्पष्ट किया और कहा कि विषय को उच्च स्थान प्रदान करने हेतु यह आवश्यक होगा कि राज्य तथा धरातल के मध्य विद्यमान संबंध का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। राजनीतिक भूगोल राज्य के व्यापार, युद्ध आदि का भूगोल है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक भूगोल संबंधी जैविकीय विचारधारा के विकास में डार्विन की विकासवादी अवधारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया। रेत्जेल ने राज्य के विकास तथा संगठन हेतु प्राकृतिक नियमों का निर्धारण किया। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल के आधारभूत पक्ष इस प्रकार रहे, जिसमें सर्वप्रथम रहा कि समाज के माध्यम से राज्य धरातल से संलग्न रहता है। इसी कारण विकास की सभी अवस्थाओं में राज्य तथा धरातल के मध्य संबंध से राज्य जो है वह प्रभावित होता है। दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो उन्होंने यह माना कि राज्य एक जैविक सत्ता है जिसको हम बायोलॉजिकल एंटिटी कह सकते हैं, जो मानवीय
अर्धराष्ट्रीय अंशों से निर्मित होता है। राज्य के रूप में मानव समूह तथा समाज एक निश्चित प्राकृतिक ढांचे के अंतर्गत विकास करते हैं। राज्य का प्रारंभिक क्षेत्र जो होता है वह नाभि क्षेत्र होता है और इस नाभि क्षेत्र से राज्य का क्षेत्रीय प्रसार होता है। फिर उन्होंने ये माना कि प्रत्येक राज्य की धरातल पर निश्चित स्थिति होती है। इस बात से हम सब सुपरिचित हैं कि किसी भी हम अगर राज्य की बात करते हैं तो उसके हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से उसकी जलवायु के बारे में भी हम जान सकते हैं और हम उसकी काफी हद तक आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम उसके बारे में पता अनुमान लगा सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि राज्य का आर्थिक प्रतिपालन तथा पोषण उसके क्षेत्र द्वारा होता है। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी क्षेत्र विशेष जो होता है उसका एक निश्चित जलवायु होती है, उच्चावच होता है, उसकी स्थलाकृति होती है और इन्हीं आधारों पर उसका जो आर्थिक स्थिति होती है वो निर्भर करती है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रतिपालन हेतु क्षेत्र प्रसार की आवश्यकता बढ़ती जाती है। अब जब वो क्षेत्र विशेष है जिसकी उन्होंने बात की, वहां पे जब जनसंख्या बढ़ती है, मान लीजिए एक स्थान विशेष पर 10 जने रह रहे हैं और वही जनसंख्या वृद्धि के उपरांत कुछ वर्षों में वहां 20 जने रहने लगते हैं, तो उस क्षेत्र में जो के लोग जो है उनको क्षेत्रीय प्रसार की आवश्यकता होती है। मतलब उस क्षेत्र में रहने की जगह कम हो जाती है और या तो वो वर्टिकल ग्रोथ हो उस क्षेत्र विशेष की, पर अगर ऐसा संभव नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए क्षैतिज वृद्धि के लिए उसका क्षेत्रीय प्रसार की आवश्यकता होती है, जो कुछ समय पश्चात मानव तथा प्राकृतिक बाधाओं से अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि राज्य के पोषण क्षेत्र को ही लेविन्सट्रॉम अर्थात निर्वाह क्षेत्र कहा जाता है, जिसे प्राप्त करने हेतु राज्य को संघर्षरत रहना होता है तथा अस्तित्व के लिए किया गया संघर्ष से क्षेत्र संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास ने क्षेत्र के लिए संघर्ष सदैव प्रभावकारी कार्य रहा है। राज्य विकास के लिए क्षेत्र चेतना एवं राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। रेत्सल ने तो माना कि राज्य क्षेत्र के प्रसारण तथा संकुचन के अनुसार सीमांत परिवर्तित होते रहते हैं और ये राज्य के प्रसार, शक्ति और परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी अगर राज्य है उसका क्षेत्र में सतत जो है विस्तार हो रहा है, उससे हम ये अभिप्राय लगाते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो जो राज्य विशेष है वह शक्तिशाली राज्य है। वहीं दूसरी ओर अगर राज्य के क्षेत्र में निरंतर संकुचन हो रहा है तो ये उससे हमें पता चलता है कि वो जो राज्य है वो शक्तिशाली राज्य नहीं है। वहीं उन्होंने दूसरा जो पॉइंट दिया वो ये भी बताया उन्होंने कि सीमांत की चौड़ाई संलग्न राज्यों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब सीमांत अगर ज्यादा अधिक चौड़ा है उसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, वो ऐसी स्थिति में होगा जबकि एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य से कम विकसित होगा, अर्थात एक तो विकसित राज्य है और दूसरा कम विकसित राज्य है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये माना कि अगर दो समान रूप से विकसित राज्य हैं तो उनके बीच का जो सीमांत क्षेत्र होगा वह न्यूनतम होगा। साथ ही रसेल ने माना कि सीमावर्ती समुदाय अपनी परिधीय स्थिति के कारण स्वतंत्रता की अभिलाषा रखते हैं। तो रसेल के विचारों ने न केवल राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राष्ट्र शक्ति दृष्टिकोण को अपितु अप्रत्यक्ष रूप में भू राजनीतिक विचार को भी जन्म दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।